नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम 25वें पायदान पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आपको पता है, 1 से लेकर 24 तक हमने महातीर्थ के अंतिम यात्री, जिसके लेखक है श्री विमल दे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पुस्तक है। ये पुस्तक तिब्बत के बारे में, कैलाश के बारे में, मानसरोवर के बारे में, तिब्बत की संस्कृति और उसका क्या लिंक है भारत की संस्कृति के साथ, क्या ऐसी नवीन जानकारियां मुझे लगी, तो उस वक्त मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम सब कैलाश यात्री हैं। यदि हमें कैलाश को समझना है तो तिब्बत को भी समझना चाहिए। पिछले पायदान यानी 24 में मैंने बताया था कि श्री विमल दे जैसे करके पहुंचे सिगास्ते और वहां पे उनको नाना जी मिले। एक तिब्बती थे, लेकिन उन्होंने नाना कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर में आश्रय दिया और उनको कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी बताया, और ये भी बताया कि आगे तुम किसी से रास्ता पूछोगे तो ना तो यहाँ कैलाश के नाम से कोई तिब्बती जानेगा, ना ही मानसरोवर के नाम से। तो उन्होंने बताया कि माफात्सो और कुछ लोग माफात्सो कहते हैं, यानी इसका मतलब है, माफात्सो का मतलब है कि अपना मानसरोवर, और लंकात्सो का मतलब राक्षस ताल। और ये भी बताया कि लोग जब पूछे तो डेरापुक गुम्पा के बारे में पूछना। डेरापुक मित्रों, आपको पता है कि जो कैलाश यात्रा गए हैं, रास्ते में पड़ता है और गुम्पा में जो वहां पे हम लोग जाते हैं। तो चलिए, आज की कड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाना जी ने विमल जी को बताया पांचेन लामा के बारे में। आपको जैसे पता है कि तिब्बत में 2 धर्मगुरु, तो आज मित्रों हम बात करेंगे पांचेन लामा के बारे में। तो नाना जी ने पूछा, भाई आपने क्या दलाई लामा को देखा है? तो इन्होंने बताया, हाँ मैंने देखा, लेकिन बातचीत नहीं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया है। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने, यानी कि नाना जी ने अपने घर में एक फोटो रखी थी, वो फोटो के पास लेकर दिखाया कि देखो ये 1923 की फोटो है, और ये फोटो पिछले पांचेन लामा जी का है, और उनका जन्म इसी प्रदेश में हुआ था। उसके बाद शिशु पांचेन लामा चीन की मदद से यहाँ लौट आए, और वे चीन की मदद से सिगास्ते पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर पाए, जैसा उन्होंने बताया।
इसके बाद उन्होंने बताया पांचेन लामा के बारे में, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हान पूरे तिब्बत पर छा गए। हान मीन्स चाइनीज। केवल ल्हासा पर उनका पूरा अधिकार या प्रभाव नहीं जम पाया क्योंकि वहां लामा व गोम्पाएं अति शक्तिशाली थे। तिब्बत के कालून संप्रदाय के संभ्रांत लोग ही काकाश मंत्री सभा के सर्वा हैं। वे किसी भी विषय पर हानों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। किंतु चीन बहुत उदार है। अब तिब्बत और चीन के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। तिब्बती बेरोक टोक चीन में आवाजाही कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक अपना प्रांत बना लिया चीन ने तिब्बत को, तो वहां पे अब कोई चाइनीज तिब्बत में आ सकता है और कोई भी तिब्बती चाइनीज में कहीं जा सकता है। इससे पहले ऐसा नहीं था। लामाओं में पांचेन लामा ही सर्वाधिक दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति हैं। हो भी क्यों ना, वे ही तो दलाई लामा तथा पूरे तिब्बत के धर्मगुरु हैं आज के समय। हानों के साथ दलाई लामा ने जो समझौता किया था उसी का अक्षरत पालन करते रहे पांचेन लामा। इससे तिब्बत का ही भला हुआ। चीन ने सिगास्ते के सर्वाधिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। तिब्बत में यान वाहन चलने लायक एक भी सड़क नहीं थी, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत पे अपना आधिपत्य जमाया तब से वहां पर सड़कों का बहुत निर्माण हुआ है। तिब्बती छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए बेजिंग जाते हैं। जो भिखारी सड़कों पर रहते हैं उन्हें सेना अपने यहाँ भर्ती कर लेती है और वो मिलिट्री के बैरक बनाने में उनका उपयोग किया जाता है, जिससे उनको काम मिल जाता है। तो भिखारी से अच्छा कि उनको काम दिया गया। नाना जी ने सिगास्ते शहर घुमाने के लिए इनको अपने साथ ले गए, विमल जी को, और बताया कि पांचेन लामा का भी राज प्रासाद भी पहाड़ के ऊपर ही है, जैसा कि पोटाला पैलेस अपना ल्हासा में है। और वहीं पर दीवारों में चित्रकारियां, तांखा व पाठागार जो है उस राज प्रसाद का पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन वहां पर चीनी फौज का बहुत ज्यादा जमावड़ा है, तो वो जो राज प्रसाद है उसमें चीन ने अपना एक कैंप बनाया हुआ जिसमें पांचेन लामा रहते हैं। राह चलते नाना जी ने मुझे यानी कि विमल जी को कैलाश का पुनः रास्ता समझा दिया। एक चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने सड़क की ओर इशारा करते कहा कि तुम इस सड़क से जाओगे, यह सड़क सीधा तुम्हें काठमांडू पहुंचा देगी। अकेले अकेले कैलाश जाकर क्या करोगे? कैलाश बहुत दूर है, बहुत तकलीफ होगी, वहां जाने का विचार छोड़ दो। वे अत्यंत स्नेह के साथ और प्यार से समझा रहे थे, यानी कि अभी भी उनकी परीक्षा ले रहे थे कि भाई तुम क्या करोगे, ये सीधी सड़क जाएगी, सिगास्ते से एक सीधी सड़क जाती है काठमांडू, वहां चले जाए। नाना जी से कहा कि मैं सुबह प्रस्थान कर जाऊंगा। और जैसे ही वहां चाइनीज का मूवमेंट देख के तो विमल जी को बड़ी अंदर से छटपटाई हुई, यार मैं यहां से जल्दी जाऊं। वो ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इसके बाद रात का भोजन नाना जी के साथ किया और वो सोने के लिए चले गए। बढ़िया रजाई ओढ़ी। तिब्बत के जाड़ों में रुई की बनी सचमुच रजाई का मिलना एक सपना जैसा था। इतने चैन से सोया कि सुबह उठने की चाह धरी रह गई। नाना जी ने मुझे जगाया तो उस समय 8:30 बज रहे थे। इस यात्रा का ये पहला मौका है कि जब मैं किसी सभ्य इंसान की तरह प्रातः कृत्य से निपटा। उसके बाद बैठकर सूजी का नमकीन हलवा और एक गिलास चाय का नाश्ता लेकर नाना जी के साथ खाया। नाना जी ने मुझे डायरी लिखने के लिए पेंसिल, कागज दिए और साथ ही कुछ तिब्बती फुटकर पैसे भी दिए। राह के लिए सूखे मेवे मेरी झोली भर दी। परम कृपालु नाना जी से बिछुड़ते हुए मेरा मन रिक्त हो गया। जैसे मेरे गुरु छोड़ कर गए थे, बिल्कुल मुझे भी वैसा लगने लगा और मैं नाना जी से विदा लेकर मैं चल पड़ा। तो अब हम सिगास्ते से पासागुग तक की रास्ता की बात करेंगे। तासालिम्पो का आलीशान राजभवन, वहां का गोम्पा दूर से देखकर ही मैं संतुष्ट था। मैंने अनेकों बड़े बड़े गोम्पा देखे, लेकिन उसका आकर्षण मेरे लिए कुछ अलग ही था। बार बार मैं पीछे मुड़ के जो है तासालुम्पो गोम्पा को देखता रहा। बहुत ही वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था।
सांपो की घाटी यहाँ समतल थी, सड़क भी अच्छी थी जिस पर जीप और ट्रकें चलती थी। आबो हवा भी अच्छी थी, धूप की ऊष्मा भी सुखद लग रही थी। बाईं ओर हिमालय की श्रृंखला पुनः शुरू हो गई और मैं उसी के समांतर सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। काठमांडू सड़क पर धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं संध्या के समय उस स्थल पर पहुंचा जहां से सड़क दो भागों में बढ़ जाती है। एक सड़क बाएं मुड़ गई थी काठमांडू की ओर और दूसरी सांपो तक गई थी और नदी के उस पार एक सड़क सीधे उत्तर और दूसरी पश्चिम की ओर गई, किंतु नदी पर कोई पुल नहीं था। इस मोड़ पर पहुंचकर मुझे नाना जी की याद आई। उन्होंने मुझे बार बार काठमांडू लौटने को कहा था, पर मैंने मन ही मन उनसे क्षमा मांगी कि मुझे तो कैलाश बुला रहा है ना। ये अनुभव आपने भी तो किया होगा मित्रों। जब कैलाश यात्रा जाते हैं ऐसे ही नहीं जाते हैं, और हर एक की किस्मत में भी नहीं कैलाश यात्रा जाना। जिनको कैलाश नाथ बुलाते हैं उन्हीं का बुलावा आता है। तमाम आपत्ति विपत्तियां सब एक तरफ हो जाती हैं जब उनका बुलावा आता है। दाईं ओर सड़क से मैं सांपो के नवा घाट पर पहुंचा। यहाँ नदी काफी चौड़ी थी, घाट पर कोई नाव नहीं दिखी, अलबत्ता एक मालवाही जलयान खड़ा था। घाट के करीब कुछ सामरिक वाहन खड़े थे। पास ही एक चाय की दुकान थी। मैं दुकान पर पहुंचा। वहां कुछ चीनी घुटने के बल बैठकर चाय पी रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो एक नई चीज है, हम लोग पलोथी आलती पालती मार के बैठते हैं, लेकिन चाइना में, चीन में घुटने के बल बैठते हैं। अब पूछो क्यों मित्रों? इसलिए कि जब जूते होते हैं बड़े भारी होते हैं ठंड से बचने के लिए, तो आलोती पलोती की वजह से बैलेंस नहीं बन पाता, इसलिए घुटनों के बल बैठ के जैसे हम वज्रासन करते हैं उस तरीके से लोग बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। तो दोनों काम हो जाते हैं, आसन का आसन और आराम का आराम, है ना। गाँव का कोई अता पता नहीं था। जब रात होने लगी तो वे उठ के जाने लगे। उनकी देखा देख मैं भी उठा। घंटे भर बैठने के बाद मानो उसमें नई स्फूर्ति आ गई हो। उनकी व्यस्तता और तत्परता देखकर मैं चकित था। उस मालवाही जलयान के पास जहाज से घाट के किनारे एक एल्यूमिनियम की पटरियां बिछाकर देखते देखते उन्हें एक रास्ता बनाया गया। उस रास्ते से 3 ट्रक और 2 जीप चलकर उस जहाज पर लाद दिए गए। करीब आधे घंटे में जो है उस जहाज पर सामान लाद दिया गया और उसके बाद जब वो स्टार्ट हुआ तो वो चौंक गया। तिब्बत में यंत्र चलित स्टीमर देख पाऊंगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। उस विशाल जलयान को देखकर उसने ख्याल नहीं किया कि अरे ऐसा भी तिब्बत में हो सकता है। वो देख रहा था, तभी 2 चीनियों ने उसको इशारे से स्टीम पर चढ़ने को कहा। वो मुझे सांपो पार, इस तरह हम किनारे के उस पार चले गए और उन्हें कोई पैसा भी नहीं लिया। इस तरह लासा जोड़ फेरी घाट से सांपो पार कर मैं आगे बढ़ा, पश्चिम की सड़क पकड़ा। कैलाश के लिए मुझे इसी रास्ते जाना था, इसलिए मैं बहुत खुश था और मुझे किसी से कोई रास्ता पूछना नहीं पड़ा। सड़क के किनारे एक खंडहर में मैंने रात का पड़ाव किया। सुबह फिर चलना शुरू किया। सड़क सांपो यानी कि ब्रह्मपुत्र के समांतर बिछी थी। यात्रा एक रस्ते किंतु दुरूह नहीं, अतः चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ की जलवायु शुष्क विषम थी। रात बहुत ठंडी लेकिन दिन उतने ही गर्म। दिन के समय आकाश बिल्कुल नीला दिखाई देता था, बादलों का नामो निशान नहीं। सांपो पार होने के बाद तीसरे दिन दोपहर में एक छोटा सा गांव मिला। उस गांव का नाम था लाका, LAKA, लाका। गांव के प्रवेश पथ पर चोरतेन था। मैं विश्राम के लिए वहीं जा बैठा। गांव के बच्चे बूढ़े इकट्ठे हो गए और उस गांव में बहुत दिनों बाद कोई लामा जी आए। तो मित्रों आप समझ ही सकते हैं कि जब भी लामा जी आते तो कितना उनका जो है भव्य स्वागत किया जाता है। बुजुर्ग सब आए, बुढ़िया जवान बच्चे सब आए, अब उनकी सेवा करने लगे और वो सबके सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद देने लगे। लामा जी के लिए यानी कि अपना विमल जी के लिए सांपा जो बनाते हैं थुकपा वो दिया और वो वहीं लेट गए और बूढ़े बच्चे उनके पास बैठे रहे। शाम को खेत के काम करके बाकी जो लोग आए तो उनको भी बड़ी खुशी हुई, अरे लामा जी आए, लामा जी। तो तिब्बती जो मित्रों सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है।
जैन धर्म के अनुयायी भी सूर्य जो है अस्त से पहले कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक किसान अपने घर के ओसारे पर लेकर बैठाया। ओसारा एक बड़ा सा मंडप था, आसमान पर चांद चमक रहा था, चारों ओर चांदनी फैली थी। अब देखिए, चांदनी फैली है और चांदनी रात में बर्फ कितनी अच्छी लगती है देखने में, बिल्कुल अलग। इस प्रकार से वो लोग वहां बैठे, ठंड बढ़ने लगी और तिब्बती बालाएं और महिलाएं और वृद्धाएं मिलके अपना गाना गाने लगे। और गीत समाप्त होने पर दो महिलाएं उठकर हांडी से कोई पानी निकालकर लोगों को देने लगी। 3 कटोरे थे, भर भर कर सबको दे रहे थे और सब पिए थे। अब विमल को पता नहीं क्या चीज है, मैं कैसे पीऊं ना पीऊं, पर जब उनके हाथ में गया तो उन्होंने भी गटक लिया। तो वो बार्ली का बना हुआ था, जिसका हम तिब्बती बियर कह सकते हैं, जिसका स्वाद तारी जैसा था। और कटोरा लेकर जो है वो बड़े मुस्कुराए, अब फिर उनको और दिया। फिर वो जो है उन्होंने 2 कटोरे पिए। पीने के बाद जो है जोश के साथ नाच गाना शुरू हुआ। तो मित्र देखिए, यही परंपरा हमारे आदिवासी क्षेत्र में है, संताल के अंदर भी देखा होगा आपने। इसी प्रकार से रात को सब अपना खाना खा पी के एक सामाजिक और सामुदायिक तरीके से जो है अपना मनोरंजन करते। सेम इन तिब्बत आल्सो। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, इवन लद्दाख में भी तो इसी प्रकार से जो है अपना अपना शाम को सब मनोरंजन करते हैं खा पी के। अभाव है सभी चीजों का, लेकिन एक चीज है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, मैंने भी देखा है। तो उनको अपने घर लिया और पुआल के ऊपर गद्दा बिछा दिया और कंबल दे दिया और वो जो है वहां सो गए। इस प्रकार से विमल जी जो है बड़ी अच्छी रात काटी उन्होंने। इसके बाद रात बीती, सुबह उठे, फिर गांव वाले तो उनको रोकना चाहते थे, लेकिन भाई उनको तो कैलाश बाबा बुला रहे थे। तो दक्षिण में हिमालय, फिर रास्ता दाएं बाएं सांपो नदी के साथ साथ चलता रहा और मैं दूर तक चलता रहा। पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहे थे क्योंकि हिमालय इधर जा रहे थे और वो इस साइड में निकल रहे थे धीरे धीरे। ना कोई आबादी मिली, ना कोई गांव मिला, बस कभी कभी तिब्बती बंजारों के या खाना बदोशों के तंबू दिखाई दे जाते थे और कहीं की चीनी फौज के पड़ाव। सांपो के ही रास्ते कुछ ट्रक भी दिखाई दिए। दूर से जब ट्रक आते तो पहले मैं समझ नहीं पाया कि वे ट्रक हैं। उनके पीछे बादलों की तरह धूल उड़ती थी। भाई काली सड़क तो नहीं थी, ब्लैक डामर, कच्चे रास्ते बने थे। जब समझ लो कच्चे रास्ते आएंगे तो कितना धूल उड़ता होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अपना चलते रहे। और साधु बाबा ने जैसे बताया था कि बिछड़ने के बाद हर एक दिन नई चुनौती वाला होगा। गांव कहाँ मिलेगा नहीं पता, रात कहाँ गुजारूंगा नहीं पता। गुरुजी को तो पता था कि तिब्बत में कहाँ कहाँ रुका जा सकता है। खैर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, चलते रहे। तो रात को जब भी आश्रय तय करने के लिए चौकस हो जाता था तो 2 दिन और 2 रात तक चलकर कोई गांव नहीं मिला। सी द स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑफ दैट बॉय। 2 दिन लगातार चले, 2 रात लगातार चलते रहे। बस थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया होगा या खा पी लिया होगा या फ्रेश हुए होंगे, कोई गांव नहीं मिला। फिर भी अनजान रास्ते में जा रहे हैं। ये होता ना पागलपन। कैलाश नाथ का आकर्षण ऐसा था कि मेरा उत्साह ज्यों तो बढ़ता जा रहा था। उस महातीर्थ के आकर्षण ने मुझे इतना मनोबल दिया कि दिन में सूरज, रात में चंदा और तारे मुझे रास्ता दिखाने लगे। धूप मुझे गर्मी देती और चांदनी भरोसा। इस निसंग यात्रा में मेरा निविड़ संपर्क खुद से ही सत्ता से हो रहा था, यानी स्वयं से मेरा अपना जो है संपर्क हो रहा था। मैं स्वयं को पहचान रहा था। इस यात्रा के दौरान मैंने जाना मेरा प्राण और देह एक नहीं है। मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्राण और देह। यानी कि मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, ये मेरा पैन है। यानी कि पैन एक अलग चीज है और मैं एक अलग चीज हूं। तो इसी प्रकार से ये मेरा हाथ है, यानी हाथ अलग चीज और मैं अलग हूं। तो मैं कौन हूं?
तो यही तो एक मूल प्रश्न जो हमारे मनीषियों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है। आत्मा स्वरूप सदानंद, ईश्वर का स्वरूप, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। तब जाना कि प्राण और देह एक नहीं है, वे एक दूसरे से भिन्न है। हम सभी यात्री हैं इस क्षुद्र लोक से अनंत लोक की ओर जाते हुए। मेरी आत्मा मेरी देह को कैलाश की ओर खींच ली। वाह वाह, मतलब मेरी आत्मा मेरे शरीर को कैलाश की ओर खींच के लेके जा रही है। ये इससे बड़ी भक्तिभाव क्या होगी। चलते चलते चौथे दिन इनको एक गेबुक नाम का गांव मिला। वहां पर एक गुम्पा थी जो परितक दिशा में पड़ा था, यानी अब कोई नहीं रहता वहां, एक लामा भी नहीं था। इस गुम्पा में 2 रात टिककर थकान मिटाता रहा। गुम्पा के मंदिर में मंजूश्री की मूर्ति थी, उनका जाप करते हुए मैं अपना समय काटता था। घी का दीपक न जाने कब से बुझा पड़ा था, ठंड के कारण घी जमकर ईंट जैसा ठोस हो गया था। मूर्ति के बदन की चादरों को चूहों ने कुतर कर चिथड़ा बना दिया। कमरों में सर्वत्र चूहों का राज्य था। वहां की गद्दी पर सोता तो चूहों के राज में अनचाहे मनुष्य के हस्तक्षेप को उन्हें पसंद नहीं था। पंखा व दीवार की ताकों व भारी पुस्तकें यथावत रखी थी, किसी ने स्पर्श तक नहीं किया। कुछ मुखौटों आदि वहां रखे थे, कोई चाहता तो उन्हें उठा के ले जाता, किंतु पवित्र गुम्पा के सामान को कुछ छूता नहीं था। गुम्पा ही तिब्बत के प्राण थे। ऐसे में उस छोटे सुंदर गुम्पा को परित्यक्त देखकर बड़ा बुरा लगा। देख रेख के अभाव में प्रार्थना चक्रों पर जंग लगने लगा, कोई घुमाने वाला ही नहीं मिला। गेबुक गांव के बाद अगला गांव मिला 3 दिन के बाद। उस गांव का नाम था साका। साका के बाद लगा कि सड़क क्रम से ऊंची की ओर जा रही है। सांपो की ओर देखा तो उसके प्रवाह की गति भी पहले जैसे तेज लगी। साका से 4 दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा गांव मिला। गांव में लगभग 200 घर थे, प्रति घर में 5 व्यक्ति तो थे, आबादी लगभग 1000। यह गांव सांपो तट पर बसा था, इसका नाम था पासा गुक। तो मित्रों, इस प्रकार से सिगास्ते से पासा गुक कैसे पहुंची, बड़ी कठिन यात्रा थी। मुझे उम्मीद है ये यात्रा आप मानसिक रूप से की होगी, और जो मैं बताने का बार बार प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है मेरे शब्दों में उच्चारण में कमी हो या समझाने में कमी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि शरीर थक रहा है, सब कुछ थक रहा है, लेकिन मनोयोग स्ट्रॉन्ग विल पावर के रास्ते चलते रहे। सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, हाँ अपने कमेंट्स जरूर दें। जब कमेंट्स दें उसमें लिखिए कि मैं क्या सुधार करूं, और जब सब्सक्राइब करें तो ऑल बटन वाला बेल बजा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।